नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पूरा देश हमारे कार्यक्रमों में एक ही कमेंट करता है। कमेंट होता है ज्ञानेश कुमार से कैसे पार पाएं, ज्ञानेश कुमार को कैसे हराएं, मोदी और भाजपा छोड़ दीजिए। और ज्ञानेश कुमार का या ज्ञानेश कुमार से जुड़ा हुआ कहिए, सूत्रों के हवाले से ही मान लीजिए, सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट हमने आपको दिखाया था। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा था कि कोई पत्रकार उनको बताया जो वहां पर मौजूद था, उस ग्रुप में मौजूद था, वहां पर टाइगर जिंदा है खुद को बता रहे थे ज्ञानेश कुमार जी हमारे, और बोल रहे थे बंगाल जिता दिया हमने, बंगाल जिता दिया हमने। तो अब बंगाल ही नहीं पूरे देश में ज्ञानेश कुमार को लेकर के किसी के मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट हो या देश की आशंका, ये सब कुछ हमारे दिमाग में है, लेकिन उसके पीछे मोदी और ज्ञानेश के गठबंधन के पीछे अब तक कोई ठोस सबूत नहीं था। चुनावी बेईमानी के लिए तमाम सबूत थे कि चुनाव में ज्ञानेश कुमार गड़बड़ झाले कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार और मोदी के बीच कोई गठबंधन है, इसका बहुत ठोस एविडेंस नहीं मिल रहा था। अब एक एविडेंस आ गया है, इस एविडेंस को भी बहुत लोग खारिज कर देंगे, अंधभक्त खारिज कर देंगे, लेकिन इस एविडेंस को मैं तो मानता हूं अब भाव कितना एंडोर्स करेंगे यही इस कार्यक्रम में हम समझेंगे। दोनों लोग जो है इस विषय को जरूर आपके सामने लेकर के आएंगे कि इनका गठबंधन आखिर ये कैसा गठबंधन है जो अफसर चुनाव में चुनाव करवा रहा था, चुनाव खत्म होते ही वही अफसर अब सरकार चलाएगा। और वो अफसर छोटा मोटा अफसर नहीं, किसी के मन में डाउट हो कि भाई डीईओ जिला निर्वाचन अधिकारी, चुनाव में उसकी ड्यूटी होती है जिला निर्वाचन अधिकारी की, चुनाव के बाद वो डीएम हो जाएगा, डीएम नहीं सेक्रेटरी हो जाएगा ना। एक रिटायर्ड आईएएस अफसर जिसको इस चुनाव में बंगाल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, मैं नाम बोल देता हूं, सुब्रत गुप्ता। और इस सुब्रत गुप्ता की चर्चा कई बार हम कर चुके हैं, जो जो लोग कार्यक्रम हमारे देखते हैं उनको ध्यान होगा। मतगणना के दिन, काउंटिंग के दिन सुब्रत गुप्ता की स्पेशल चर्चा हुई थी, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने और शशि पांजा ने जब आरोप लगाया और शशि पांजा ने ट्वीट किया कि जो मतगणना स्थल है वहां पर टीएमसी के काउंटिंग एजेंट को घुसने नहीं दिया जा रहा है, देर किया जा रहा है, काउंटिंग शुरू होने के बाद भी वो बाहर ही अटके हुए हैं। तो यही सुब्रत गुप्ता नाम का रिटायर्ड आईएएस था जो कैमरे पर आकर के बोला कि हाँ थोड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग है, इस वजह से डिले हो रहा है, अंदर काउंटिंग स्मूथली चल रही है। मतलब पहली बार हमने सुना कि अंदर काउंटिंग चल रही है और अफसर एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टी है उसके एजेंट को हम अभी बाहर रोके हुए थे, देर हुई है जाने में, एक्सेप्ट किया। इसकी यही जो क्वालिटी है वो भाई भाजपा को, और इसको अब बंगाल में सरकार चलाने के लिए नियुक्त किया गया है। ये शुवेंदु अधिकारी का मुख्य सलाहकार होगा। अब यहाँ जेटली का भी स्टेटमेंट याद आता है, अभी आगे चर्चा करेंगे। अब हम दुनिया की बात छोड़ दीजिए, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, अगर हम जेटली की बात माने तो बेईमानी के लिए मोदी और ज्ञानेश में गठबंधन है। जेटली की बात माने तो उन्होंने न्यायपालिका के लिए कहा था, लेकिन वही चीज यहां भी इंप्लीमेंट। उसके अलावा एक और बात, एक और सबूत आज रखेंगे। जस्टिस शिव गन्नम, ये कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जो ट्रिब्यूनल बने थे, 19 जस्टिस थे, उन्होंने दे दिया इस्तीफा। और ये जस्टिस हैं जिनके इस्तीफा देने के बाद इन्होंने कहा निजी कारणों से, निजी कारणों से तो धनखड़ ने भी दिया था, लेकिन इनके इस्तीफा देने के बाद जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े बंगाल की बेईमानी का सच सामने ला रहे हैं। अब भाव को सामने लाइए स्क्रीन पर, फिर एक एक करके चलें चर्चा। स्वागत है भाव। मामला कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वही है जिस विषय में दर्शक चाहते हैं कि उनके पास इंफॉर्मेशन आए, आज विषय वही है। हेडलाइन लाइए, हेडलाइन दिखाइए। आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई, लंदन से एमबीए। बेसिकली ये हेडलाइन नहीं है, ये हेडलाइन नहीं है, ये सुब्रत गुप्ता नामा है जो आज तक वालों ने लिखा है।
मतलब ऐसे तुरंत यहाँ पर तो किसी की भी ऐसे तारीफ लिखने लगते हैं जैसे वही देश चलाएगा। खड़गपुर से पढ़ाई, लंदन से एमबीए, जानिए कौन है सुब्रत गुप्ता जो नियुक्त किए गए बंगाल सीएम के सलाहकार। इन सब ने मक्कारों ने कहीं नहीं बताया कि यही चुनाव भी करवा रहा था सुब्रत गुप्ता। इसको खा गया ये। अगली हेडलाइन लाइए, अगली हेडलाइन लाइए। ईसीआई के स्पेशल ऑब्जर्वर रहे सुब्रत गुप्ता अब मुख्यमंत्री के सलाहकार। शुभेंदु सरकार में मिली बड़ी जिम्मेदारी। आगे चलिए, थोड़ा सा भीतर की खबर दिखा दिया जाए। अब देखिए, हावड़ा के नबन्ना स्थित कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल ने तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में डॉक्टर सुब्रता गुप्ता सेवानिवृत्त आईएएस को नियुक्त किया है। यह नियुक्ति लोक सेवा के हित में की जा रही है। अब भाऊ के पास मैं चलूंगा, लेकिन एक बार आपको मैं वो सुनवा दूं काउंटिंग के दिन की बाइट, ताकि आपको मतलब समझ रहे। सिर्फ इसलिए सुनवाने का मकसद और कुछ नहीं। सुनवाइए जरा। রিপোর্ট আমরা কন্টিনিউয়াসলি পাচ্ছি, সব জায়গা থেকেই পাচ্ছি, সমস্ত কাউন্টিং হল থেকে। এখন এই যেহেতু কড়াকড়ি আছে, নিরাপত্তা খুব মানে কঠোরভাবে দেখা হচ্ছে, সেই জন্য কাউন্টিং এজেন্টদের ঢুকতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু সময় লাগছে, কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। বলছে যে খুব স্লো আছে, স্লো ট্রেন্ডিং হবে, এটা কি আপনার কি না না, স্লো ট্রেন্ডিং হবে এটা এখন থেকে বলা যাবে না। স্লো ট্রেন্ডিং কেন হবে? যা রিটার্নিং অফিসাররা যত টেবিল চেয়েছিলেন তত টেবিলই দেওয়া হয়েছে। কোথায়? প্রতিটি অভিযোগ দেখা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্যামেরা হয়তো 5 মিনিট 10 মিনিটের জন্য অফ হয়েছে বিভিন্ন টেকনিক্যাল কারণে। যেমন এক জায়গায় আমি দেখলাম যে ওই স্লিপ মোডে চলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রিটার্নিং অফিসার ওখানে পৌঁছে ওটা রিসেট করে দিয়েছে। হ্যাঁ, আজকে কোনো বিজয় মিছিল করা যাবে না। ये बांग्ला में बोले, मैं इसका बताऊंगा तो हो सकता है कि लोग कहें कि वो बांग्ला में कुछ और कह रहे थे। इनकी बाइट जब पीटीआई ने दी, पीटीआई उसका एक होता है ना कि सारांश दे देता है, जरा वही ट्वीट दिखा दीजिए सारांश। देखिए, वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट्स, स्ट्रिक्ट चेक्स कॉजिंग माइनर डिलेज फॉर एजेंट्स बट काउंटिंग प्रोग्रेसिंग स्मूथली। इस सब कुछ 2 लाइन में भैया। स्ट्रिक्ट चेक्स की वजह से एजेंट्स को डिले हो रहा है, थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन काउंटिंग स्मूथली चल रही है। अरे भाई, काउंटिंग स्मूथली चल रही है, आप कौन हो ये बताने वाले? हु आर यू सुब्रता गुप्ता? अगर ऐसा होता तो इस देश के चुनावी प्रक्रिया में एजेंट की भूमिका ही नहीं होती। फिर प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर और ऑब्जर्वर ही चुनाव करवा लेते। ये इस व्यक्ति की खूबी थी, यही इसने अर्जित किया था, इसकी ये उपलब्धि थी कि इसने स्पेशल ऑब्जर्वर के रूप में ऐसे चुनाव करवाया और ऐसे गिनती करवाई और ये सलाहकार बनाया गया है। मैं 2 लाइन और खाली बताऊंगा इनकी उपलब्धि। ये जो है 90 बैच के आईएएस हैं, थे, रिटायर हो गए। भाऊ 2020 में ये आरोप लगाया गया कि ममता सरकार इनकी सीनियरिटी के मुकाबले इनको महत्वहीन विभाग या कम महत्व के विभाग इनको सौंप रही है आईएएस के रूप में। 2020 में ये आरोप लगा। इनकी पृष्ठभूमि बगैर जाने हुए तो नहीं समझ में आएगा। स्पेशल ऑब्जर्वर बने थे तब हम लोग नहीं तलाशे, अब तलाश रहे हैं। ये जो है 2020 में आईएएस लॉबी में इन्होंने बवाल कटवाया कि ममता बनर्जी इनकी सीनियरिटी के मुताबिक इनको ओहदे नहीं दे रही। फिर ये दिल्ली चले गए और दिल्ली में इनकी अक्टूबर 24 से इनको दिल्ली में फिर मोदी और शाह ने जो भी ओहदे दिए, अब हम उस पर नहीं आएंगे, वही मिला जो बंगाल में था, लेकिन ये खुश थे। और फिर दिल्ली से गए हैं। जब दिल्ली का पानी एक बार लग गया, ये दिल्ली आए और दिल्ली से फिर रिटायर हुए और रिटायरमेंट के बाद इनको चुनाव में इस्तेमाल किया गया और चुनाव के बाद अब सरकार में इस्तेमाल होंगे। भाऊ, इससे ज्यादा ओपन एंड शट केस क्या हो सकता है? जब वो दिल्ली आए या दिल्ली लाए गए,
मैंने क्या कहा आपको, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन को ही नहीं खत्म करते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स में भी एक पूरी जमात स्प्लिट हुई है। एक पूरी ब्यूरोक्रेसी की एक जमात पूरा भगवा ब्रिगेड करके बात करती है, बिल्कुल भगवा ब्रिगेड बन के बात करती है, और उनको उसका फायदा मिलता है, पोस्टिंग होती है जहां चाहिए वहां पे। जब उन्होंने देखा कि ये ममता से नाराज है, तो दिल्ली डेपुटेशन पे बुला लो, जब तक ममता है वहां पे डेपुटेशन पे रखो, यहां माल मड़ाई कटवा लो, अच्छे पोजीशन लेके, जिस दिन हम सत्ता में चले जाएंगे वहां पे, फिर इनको वहां पे राज करने के लिए भेजो। अब ये जो एडवाइजर बन के गए हैं आशीष, इसके पहले मेरा ऑब्जेक्शन वो है कि चुनाव आयोग ने भगवे को ही चुना ऑब्जर्वर करके, तो इससे अच्छा किसी संबित पात्रा को ही ले लेते ऑब्जर्वर। हाँ। भाई स्पोक्स पर्सन को ही ले लेते हैं। बीजेपी के कई स्पोक्स पर्सन है, उन्हीं को ऑब्जर्वर ले लेते हैं। जब भाजपा समर्थित लोग चुनाव आयोग में ऑब्जर्वर बन के आएंगे, तो आप समझिएगा चुनाव आयोग क्यों नहीं सरकार के गोद में बैठा है। ये बोला तो कहां गलत होगा। जो ममता से नाराज, दिल्ली का दुलारा, फिर वो चुनाव आयोग का ऑब्जर्वर बन के जाता है, जिसको न्यूट्रल माना जाता है और बाकायदा भाजपा की मदद करता है। ये भी एक टूल किट है, और उसका प्राइज मिलता है उनको जैसे ही सरकार में आ जाती है, एडवाइजर नियुक्त हुए। अब क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो है वो थोड़े वो है, क्या बोलते हैं उसको, वो रबर स्टैंप तो है, लेकिन थोड़ी अपनी भी एक झालर रखते हैं। उनके एडवाइजरी ऐसे आदमी रखे कि सारी फाइलें इनसे जाएगी गुप्ता से, और बंगाल दिल्ली चलाएगा वो। और एक योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते भाई दिल्ली। आखिर शुभेंदु भी तो बाहर का ही, उधार का ही सिंदूर है ना, और बड़बोला है। तो शुभेंदु ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ली, जैसा ही सरकार में काम करना शुरू हो जाएगा उनको पता पड़ जाएगा कि वो कठपुतली है, और जो कुछ भी सरकार चलाएंगे गुप्ता जी चलाएंगे। बीजेपी सत्ता में आने के बाद पूरे राज्य की बागडोर जिस गुप्ता के हाथ में है, वही चुनाव आयोग का ऑब्जर्वर था। तो आप समझ सकते हैं चुनाव आयोग की बागडोर किसके हाथ में है। इससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए आपको। नहीं, जेटली ने न्यायपालिका के बारे में जो कहा था भाऊ, उसी को आप यहाँ पे लगा दीजिए कि चुनाव में सबसे मुख्य भूमिका में रहने वाला अफसर, उसकी निष्ठा चुनाव के बाद मिलने वाले उसको पद पर के हिसाब से आंकी जानी चाहिए। हाँ, अरुण जेटली का ही वक्तव्य यहाँ लगा दो। हाँ, कोई भी रिटायर्ड अधिकारी हमारे देश में तो जगह की कमी, अपॉइंटमेंट की कमी है, इतने लोग हैं नौकरी के लिए। आप देखिए कोई भी चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड हो जाता है, वो कहीं ना कहीं, जो चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी सरकार को अनकंफर्टेबल है, वो बेचारा रिटायरमेंट के बाद घर ही बैठता है। जो सत्ता के चरण चाटता है उसको रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ मिलता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक परदेसी करके है आईएएस ऑफिसर, अब वो बीच में दिल्ली बुलाए गए थे रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि वो पूरे भाजपा में है। उनको मैंने एक सवाल पूछा था एक संगोष्ठी में, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि सप्लीमेंट नहीं पूछ सकते थे। तो सवाल मैंने पूछा कि आप कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं महाराष्ट्र में,
कितना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है ब्यूरोक्रेसी में? सिंपल सवाल था। उसका जवाब क्या दिया मालूम है उसने? परदेसी, प्रवीण परदेसी का जवाब था कि ब्यूरोक्रेसी को हर 5 साल बाद चुनाव नहीं लड़ना होता है, चुनाव पॉलिटिशियन को लड़ना होता है। इसीलिए ब्यूरोक्रेसी को वही करना चाहिए जो पॉलिटिशियन कहता है। वाह। तो भाई यदि ब्यूरोक्रेसी को वही करना है जो पॉलिटिशियन कहता है, तो फिर आपको आईएएस और इतना पैसा देने की क्या जरूरत है? जिस पार्टी की सत्ता है उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिठा दो, सारे आईएएस, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, सेक्रेटरी जनरल, कई पढ़े लिखे लोग भी हैं। कांग्रेस से लेके भाजपा से लेके हर राजनीतिक दल में पढ़े लिखे लोग भी हैं। उन पढ़े लिखे लोगों को सेक्रेटरी बना दो, क्योंकि उनको नेता का कहना है। जो चीफ सेक्रेटरी रहा हुआ आदमी अभी महाराष्ट्र में किसी बड़े पोस्ट पे है, वो आदमी यदि ये कहे कि ब्यूरोक्रेटी को वही करना चाहिए जो पॉलिटिशियन कहता है, क्योंकि चुनाव पॉलिटिशियन को लड़ना होता है 5 साल, फिर ब्यूरोक्रेसी किस बात की शपथ लेती है? ब्यूरोक्रेट भी तो शपथ लेके आता है ना, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन सत्ता में अंधे हो जाते हैं। ब्यूरोक्रेट का काम है उनको कि संविधान के फ्रेम में वो काम करे, वो दिखाए। यस मैन नहीं चाहिए। हाँ सर, ओके सर, फाइन सर, थैंक यू सर, ओके सर, डन सर। ऐसे करने के लिए फिर आप लोगों को काहे को एक एक 2-2 एकड़ के बंगले में बिठाओ भाई? काहे लाल जी की गाड़ी में, और काहे तुमको इतना प्रोटोकॉल? भगाओ इन सारी ब्यूरोक्रेसी को। उसकी जगह पार्टी का कैडर लाओ, जो पार्टी सत्ता में आएगी अपने कैडर को कलेक्टर बनाएगी, एडिशनल कलेक्टर बनाएगी, पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट बहुत है, अंग्रेजी पढ़ना ही है ना, और अंग्रेजी में लिखना है, ज्यादा अच्छे चलेगा शासन। तो ये प्रवीण परदेशी टाइप जो पॉलिटिशियन, वो ब्यूरोक्रेट्स है, वो रिटायरमेंट के बाद भी अपना जुगाड़ करते हैं। तो गुप्ता कोई उसमें अलग थोड़ी है। दुर्भाग्य इस बात का है कि मुझे गुप्ता का भगवा मुझे बीजेपी में होना मुझे बुरा नहीं लगता, विचारधारा है, हो गया, लेकिन चुनाव आयोग का उसका उपयोग करना, तो चुनाव आयोग ने किसके कहने पे उसको ऑब्जर्वर बना के भेजा? तो इसका मतलब चुनाव आयोग आदेश ही देता है ऊपर से। देखो न्यायपालिका तो आदेश लेती है, तो हमने न्यायपालिका ने खुद ही बता दिया अतुल सीजन के मामले में कि कैसा केंद्र सरकार बताता है कि इस राज्य से नहीं, उस राज्य में नहीं, उस राज्य में तबादला कर दो इसका। न्यायपालिका तो केंद्र चलाता है। अब चुनाव आयोग भी यदि केंद्र चलाने लगा तो फिर निष्पक्षता काहे की? नहीं, तो चला रहा है भाऊ, चला रहा है, उसमें तो कोई अब संदेह ही नहीं है, चला रहा है। अभी चुनाव आयोग वाले मामले पर, चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति के मामले पर दीपांकर दत्ता ने 2 दिन पहले सुनवाई की है। दीपांकर दत्ता की बेंच में सुनवाई क्या काम है? ये कानून बनाने का काम तो अधिकार तो संसद का है। मतलब न्यायपालिका खुद ही उस पे पीछे कदम अपने खींच रही है कि भैया ये जो कर रहे हैं वही ठीक कर रहे हैं। अब उससे महत्वपूर्ण हम जब दीपांकर गुप्ता को तो एक ही, देखिए हम तो कोई कानून विद नहीं है भाई, लेकिन दीपांकर गुप्ता जी को एक ही मेरा ये था कि क्यों न्यायपालिका ने ये व्यवस्था दी थी। न्यायपालिका सुबह उठ के एकदम ऐसी बोलते, अंगड़ाई लेते हुए बोलेंगे अरे क्या कुछ काम नहीं, चलो आज कुछ नया आदेश निकालते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। क्यों न्यायपालिका ने ये व्यवस्था दी थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मिलकर तय करेंगे? ये व्यवस्था क्यों दी थी? क्योंकि न्यायपालिका ने कहा वर्तमान व्यवस्था जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो सरकार नियुक्त करती है वो गलत है, चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए। इसके लिए न्यायपालिका ने व्यवस्था दी थी। तो नया कानून जो बनाया है वो निष्पक्षता रेखांकित करता है क्या? चैलेंज नए कानून को है ना। नया कानून भी वही पुराने ढर्रे पे लेके गया, चुनाव आयोग में नियुक्तियां। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्यों कह सकता है कि यार तुमने क्यों नहीं तुमने कानून बनाया? कानून बनाने का काम, इसके पहले न्यायपालिका ने इसमें
हाथी क्यों डाला? सबसे पहले क्यों डाला? न्यायपालिका कोई काम नहीं है, खाली बैठे वेले। चलो आज चुनाव आयोग पे बात करेंगे। कुछ सोच समझ की व्यवस्था दी होगी। और जब व्यवस्था देते समय न्यायपालिका बार बार इस बात को रेखांकित कर रही थी कि ट्रांसपेरेंसी चाहिए, प्रामाणिकता चाहिए। और अब ये नया कानून प्रामाणिकता को छेद करता है, ट्रांसपेरेंसी को छेद करता है, उसके स्वायत्त संस्था होने पे छेद करता है। इस पे न्यायपालिका चुप है। आपने कानून क्यों बना दिया? कल कानून तो ये भी बना दिया था कि कॉलेजियम नहीं, खत्म हो जाएगा। कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है ना, कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट तो कानून बना दिया था कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म करो, एक कमीशन बनेगा, वो तय करेगा। फिर आपने वो कानून क्यों रद्द किया? जब आपके अपने ऊपर आती है तो फिर पार्लियामेंट को अधिकार नहीं कानून बनाने का। और जब चुनाव आयोग का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है, अरे जो न्यायपालिका ये कहे कि 27 लाख वोटर अगली बार दे देना वोट, उससे क्या अपेक्षा रख सकते हैं आशीष जी? मैं वही करूँ, छेद आप कर रहे हैं। मैं अगली खबर देखिए, इसमें और भी स्पष्ट हो जाएगा इस चुनाव में क्या हुआ, कैसे हुआ है। बंगाल एसआईआर, ट्रिब्यूनल जज के एक्शन से चुनाव आयोग की असलियत सामने आ गई। ये ट्रिब्यूनल जज कौन है? अब भीतर जरा खबर के भीतर चलते हैं। मैं आपको खबर पूरी खबर ये पढ़ के हूबहू बताऊं क्या है खबर। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के विवाद के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में अपील ट्रिब्यूनल से इस्तीफा देने वाले रिटायर्ड जस्टिस टी.एस. शिवगर्णम ने अकेले ही इतने मतदाताओं के नाम जोड़ने की मंजूरी दी थी जितने पूरे राज्य के लिए चुनाव आयोग की सप्लीमेंट्री सूची में भी नहीं थे। अब सोचिए इसको, 19 जज थे और बाकी कुछ भी नहीं किए, ये जोड़ रहे थे। इन्होंने अकेले जितना जोड़ा उतना चुनाव आयोग की सप्लीमेंट्री सूची में नहीं थे, उतने को इन्होंने जोड़ दिया, परमिशन दे दिया। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया गया होगा? व्यक्तिगत कारण और स्वास्थ्य से जुड़े कारण ही बताया जाता है ना। क्यों नहीं इसमें सवाल हो कि इनको इस्तीफा इसलिए दिलवाया गया कि ये उस पूरे के पूरे मुहिम को फेल करने में लगे थे, जिनको रोका गया था वोट देने से, ये दिलवा रहे थे। वो ये आरोप क्यों नहीं लगे? चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, आंकड़े देखिएगा, चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार मतदान खत्म होने से एक दिन पहले तक सिर्फ 1607 अपीलों को मंजूर किया गया और वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए। 1607, 1607। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की जानकारी के अनुसार जस्टिस शिवगर्णम ने के ट्रिब्यूनल ने 5 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच 1717 अपीलों को मंजूर कर लिया। 1717 अपील 27 अप्रैल तक। 27 अप्रैल मतलब जो सेकेंड फेज का मतदान था उसके 48 घंटे पहले तक, यानी इनका नाम जा सकता था। कुल 19 ट्रिब्यूनल में से, कुल 19 ट्रिब्यूनल थे, कुल 19 ट्रिब्यूनल में से केवल एक की यह संख्या होने से बाकी ट्रिब्यूनलों द्वारा मंजूर अपीलों पर सवाल उठने शुरू हो गए कि एक ट्रिब्यूनल इतना किया और बाकी ट्रिब्यूनल शून्य, सन्नाटा। और यह भी कि इस तरह कितने और लोग वोट डाल पाएंगे, सवाल उठने लगे। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ये रहे हैं, चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगर्णम उन 19 रिटायर्ड जजों में शामिल थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईआर के तहत हटाए गए नामों की अपीलों की सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे पता चलता है कि जस्टिस शिवगर्णम ने वंचित मतदाताओं की अपीलों को गौर से सुना और अकेले उन्होंने इतनी भारी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग की सप्लीमेंट्री सूची में फिर से जुड़वाए। मतलब ये इकलौता आदमी जो निगाहों में खटक सकता था। 19 ट्रिब्यूनल थे, 19 जज थे, जस्टिस शिवगर्णम ये दनादन जोड़ने का आदेश दे रहे थे, वो पूरी शिद्दत से लगे हुए थे। बाकी 18 का भी रिकॉर्ड जारी किया जाए, कितने सुनवाई की, कितनी अपील आई उनके सामने। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। मूल रूप से उन्हें नॉर्थ 24 परगना और कोलकाता की कुछ विधानसभाओं का क्षेत्राधिकार सौंपा गया था।
बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नंदलाल बोस के परिवार के सदस्यों की अपीलों के लिए बीरभूम जिले का अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र भी इन्हीं को दिया गया। इन्होंने ही, अब देखिए एक और भी समझिएगा कितने जगहों पे ये खटक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जस्टिस शिवगर्णम ने फरक्का से कांग्रेस उम्मीदवार मोताब शेख की अपील को प्राथमिकता दी। उनके नाम को भी चुनाव आयोग की प्रक्रिया में काट दिया गया था। कांग्रेस के प्रत्याशी थे मोताब शेख, इनका भी नाम काट दिया था चुनाव आयोग ने। ट्रिब्यूनल ने उनके पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को देखते हुए नाम बहाल किया। आदेश में कहा गया कि उपरोक्त रिकॉर्ड जो है एडजुडिकेशन प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं लिए गए लगते हैं। नाम बहाल होने के बाद मोताब शेख ने नामांकन दाखिल किया और फरक्का सीट से चुनाव जीत गए। जहां पर अधीर रंजन जैसे भी सब निपट गए, वहां पे कांग्रेस के जो 2 जीते हैं, एक ये मोताब शेख हैं जिनका नाम उड़ा दिया था, जिनको चुनावी प्रक्रिया से ही बाहर कर दिया था, उनको बाहर घुसपैठिया बना दिया था, वो भी जस्टिस शिवगर्णम ने नाम जोड़ा था। 18 अन्य ट्रिब्यूनल का सवाल, अगर एक अकेले ट्रिब्यूनल ने 1717 नामों को मंजूरी दी थी तो शेष 18 ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृत नामों की संख्या जोड़ने पर यह आंकड़ा कहीं ज्यादा होना चाहिए था। ये ज्यादा होना चाहिए था। ये करीब करीब 1717 अगर इनका था तो ये 34,000 के आसपास नाम होने चाहिए थे। 19 ट्रिब्यूनल में 33 से 34,000 नाम होने चाहिए थे। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कम आंकड़ों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इस तथ्य की जांच सुप्रीम कोर्ट कराएगी? क्योंकि चुनाव आयोग खुद इसमें पार्टी है, इसलिए उसकी जांच का कोई मतलब ही नहीं है। ये सवाल खड़ा किया है पोर्टल ने, लेकिन सवाल का जवाब आपको पता होगा। सुप्रीम कोर्ट ये क्यों करवाएगी? सुप्रीम कोर्ट कहेगी जो हो गया हो गया। आप बताइए, जस्टिस शिवगर्णम का इस्तीफा, इस देश में तो कोई भी नहीं खड़ा रह पाएगा भाऊ, कोई सरवाइव नहीं करेगा। एक जज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई तो वही इस्तीफा देता है और लोग कह देंगे व्यक्तिगत कारण से इसमें भी एक लैकुना है। जितने नाम जस्टिस साहब ने क्लियर किए उतने भी नहीं आए, उतने भी नहीं है, उससे कम है 150। चुनाव आयोग ने उसमें से भी काटछाट की। किसको पूछ के काटछाट की? कौन ने अधिकार दिया चुनाव आयोग को? ये जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के अधिकार दिए थे, फिर चुनाव आयोग ने वो 1700 जो लिस्ट है 1734 या 71 की, वो लिस्ट में से भी नाम क्यों काटे? सवाल ये है। तो फिर जस्टिस साहब ने, ट्रिब्यूनल ने जिसको क्लियर किया, उसके नाम फिर कटे, इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसकी जवाबदेही किसकी? कौन करेगा इसको? मजाक बना के रखा है चुनाव आयोग ने एसआईआर को। बोलता है टाइगर जिंदा है। टाइगर लोमड़ी भी नहीं है, लोमड़ी भी नहीं है। लोमड़ी के भी कोई एथिक्स होते होंगे, कम से कम अपने बिरादरी को लेकर कोई एथिक्स होते होंगे। कोई जानवरों की तुलना मत करिए इनसे, उस जानवरों का अपमान है। इतना घिनौना काम किया है इस प्रजातंत्र को पलीता लगाने का और संविधान की धज्जियां उड़ाने का। और जिसको ये करना है वो तो अपना हाथ ऊपर कर देता है। हमने ट्रिब्यूनल बना दिया और क्या करें? बाकी ट्रिब्यूनल के नाम क्यों नहीं आए? पूछिए सुप्रीम कोर्ट जी, जिस ट्रिब्यूनल ने नाम दिए वो भी पूरे लिस्ट में क्यों नहीं आए? पूछिए कोर्ट जी। इनके नाम नहीं आए, लेकिन एक बीजेपी वर्कर ने फॉर्म भर के 30,000 लोगों के नाम जोड़े, वो आ गए। उसमें नहीं होता है। बाकी 18 ट्रिब्यूनल ने कितने नाम क्लियर किए, ये भी तो सूची जारी हो जाए। ये तो जस्टिस शिवगर्णम के इस्तीफे ने बहुत सवाल खड़े कर दिए। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर पूरी तरह फर्जीवाड़ा हुआ। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? ये तो प्रमाण पूरा चुनाव रद्द करने के लिए पर्याप्त है। इतना बड़ा, ये तो सीधा दिख रहा है। जो चुनाव ऐसा ही करवाना चाहते थे उनसे अपेक्षा रखते हैं चुनाव रद्द करने की। जो 27 लाख मतदाता बाद में अगले साल अगली बार कर देना,
ये बोलने वाली न्यायपालिका से आप अपेक्षा रखते हैं कि न्याय मिलेगा बंगाल की जनता को या लोकतंत्र को? लोकतंत्र को सबसे बड़ा पलीता लगाया होगा तो सर्वोच्च न्यायालय ने। मजाक बना के रखा है सर्वोच्च न्यायालय ने। सही बात हर है, चीज मजाक तो क्या, मजाक से भी बदतर कर दिया है, मजाक से भी बदतर कर दिया है। देखिए आप लोग चाह रहे थे ना कि ज्ञानेश कुमार ज्ञानेश को कैसे रोका जाए, कौन रोकेगा? अरे ज्ञानेश कुमार की हैसियत क्या है? उस हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस, वो इस्तीफा देकर चले गए व्यक्तिगत कारण बता करके। क्या कारण बताएंगे? उनकी है क्या हिम्मत की बता पाएंगे? कोई बता पाएगा कि क्या कारण रहा है? उनका कारण यही दिख रहा है सीधा सीधा कि उन्होंने ईमानदारी से काम किया। ईमानदारी से काम करने वाला नहीं, हमारे हिसाब से काम करने वाला चलेगा। ईमानदारी से काम करने वाला चलता तब तो कब का मोदी जी चले गए होते गुजरात वापस। ईमानदारी उनको से काम करने गुप्ता वाला नहीं। चाहिए, उनको गुप्ता चाहिए, ईमानदारी से काम करने वाले नहीं चाहिए। ज्ञानेश कुमार चाहिए, ईमानदारी से काम करने वाले लोग। ज्ञानेश गुप्ता, सुब्रत गुप्ता, सब मिल करके सारा जो है बढ़िया चल रहा है। देखिए, और आप लोग बताइए कैसे हटाया जाए, आप लोग तय करिए और देश का विपक्ष बताओ कैसे करना है। हम तो इन चीजों को भी ला रहे हैं जो न विपक्ष रखना चाहता है, ज्ञानेश गुप्ता जी अपने सरनेम को सार्थक करते हैं, उनके नाम गुप्ता है। उन्होंने कई मतदाताओं को गुप्त कर दिया। चलिए, और इस इजाजत देश को दीजिए। लोकतंत्र से मुक्त कर दिया। हाँ, मुक्त कर दिया, पूरी तरह कर दिया है। अभी और भी खबरें हैं, वो भी हम लेकर के आ रहे हैं। वो भी खबरें बहुत महत्वपूर्ण है। आज रविवार है लेकिन खबरें हैं तो लाना हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।